हेलो एवरीवन। तो आज से हम लोग बच्चों शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 3 और आज इसका है लेक्चर नंबर 1। इसके पहले तक हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर को बहुत अच्छे से बहुत सक्सेसफुली कंप्लीट किया। जो भी कॉन्सेप्ट्स थे, जो भी क्वेश्चंस थे, वो सारे कॉन्सेप्ट सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने कराए। अब हम जितना उस पर और प्रैक्टिस कर सकें वो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। तो अब फर्स्ट सेकंड चैप्टर कंप्लीट करने के बाद, पूरे टॉपिक्स को अच्छे से समझने के बाद, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद अब हम लोग बढ़ते हैं अपने चैप्टर नंबर 3 की तरफ। और चैप्टर नंबर 3 मतलब ऐसा तो सभी चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में सारे चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मगर बिलीव करो ये चैप्टर की बात ही कुछ अलग है। करंट इलेक्ट्रिसिटी पूरे फर्स्ट बुक का जान है, मतलब हार्ट एंड सोल कह सकते हो इस चैप्टर को, पूरे फर्स्ट बुक का तुम्हारा जो क्लास 12th की है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट इसका आगे के इसके बाद जो चैप्टर्स आएंगे हर जगह इसकी बातें हम लोग यूज़ करेंगे। चाहे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हो या फिर सेमी कंडक्टर्स तक हम लोग जाएंगे तो फिर इनका हमें कॉन्सेप्ट्स यूज़ करना होगा, ठीक है। बट आगे बढ़ने के पहले दो बात हम लोग अभी और करेंगे, फिर हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे। पहली बात, जिन बच्चों के फर्स्ट 2 चैप्टर्स कंप्लीट नहीं है, ऑर्डर वाइज सीक्वेंस वाइज लेक्चर नहीं देखे हैं, उनका सबसे पहला काम होगा कि जो भी प्रीवियस लेक्चर छूटे हैं उन चैप्टर्स को समय निकाल करके ऑनेस्टली सीरियसली उन्हें पहले कंप्लीट करो। जो क्वेश्चंस बताए गए हैं उन क्वेश्चंस को देखो, उन अप्रोच को पकड़ो कि किस क्वेश्चंस को सर ने कैसे किया है, हमें भी ऐसे करना होगा, और फिर प्रैक्टिस करो। और अगर कंप्लीट कर लिया है फर्स्ट 2 चैप्टर्स, अच्छे से सारे लेक्चर्स को देख लिया है, पूरी बातों को समझ गए हो, तो फिर शुरू को 3rd चैप्टर कोई दिक्कत नहीं है। नहीं किया है तो टेक योर टाइम, अभी वक्त है, पीछे जा करके उसको कंप्लीट कर सकते हो। बहुत ज़्यादा टाइम लोगे फिर वक्त ख़त्म हो जाएगा। ये तो थी पहली बात। दूसरी बात जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि बहुत दिनों से काफ़ी बच्चे मुझसे कह रहे थे कि सर सेकंड बुक भी हम लोग साथ साथ अगर शुरू कर देते तो अच्छा रहता। तो फर्स्ट बुक में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट आज शुरू कर रहे हैं, तो जो कि बहुत सारे बच्चों का डिमांड है कि सेकंड बुक भी साथ साथ शुरू कर दिया जाए, ताकि दोनों प्रिपरेशन हम लोग साथ साथ करते चले तो ज़्यादा उनको बेटर होगा। तो फिर क्या है भाई, जिसमें स्टूडेंट्स खुश हैं, जिनमें उनको कंफर्टेबल है, जिनमें वो पढ़ने में कंफर्ट फील कर सके, वो मुझे करना है। तो हम लोग अब सेकंड बुक भी साथ साथ शुरू करेंगे। फर्स्ट बुक जो हम लोग चला रहे हैं, जैसे चल रहा है चलता चलेगा। सेकंड बुक हम लोग शुरू करेंगे ऑप्टिक्स है, और विद इन 1 और 2 डेज़, कल नहीं तो परसों, ऑप्टिक्स के लेक्चर्स आना शुरू हो जाएंगे। तो क्या ये लेक्चर्स बंद हो जाएंगे फर्स्ट वाले? बिल्कुल नहीं। फर्स्ट बुक के लेक्चर्स जैसे आते थे वैसे आएंगे, ऑप्टिक्स के भी साथ साथ, मतलब सेकंड बुक के पूरे जो भी चैप्टर्स हैं सीक्वेंस वाइज आना शुरू हो जाएंगे। हो सकता है कभी कभी एक दिन में तुमको 2 लेक्चर्स कंप्लीट करने पड़े, क्योंकि सेकंड बुक भी साथ साथ चल रहे हैं, तो हो सकता है कि 2 लेक्चर्स एक दिन में तुम्हें कंप्लीट करने पड़े। मगर अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, टाइम जितना भी हमको सिर्फ पढ़ाई में यूज़ करना है। तो अगर एक दिन में 2 लेक्चर्स भी आते हैं तो हमको ईमानदारी से, मेहनत से, लगन से और अच्छे मन से उसे कंप्लीट करना होगा, ठीक है। तो विद इन 1 और 2 डेज़ हम लोग सेकंड बुक भी शुरू करेंगे एंड विल स्टार्ट फ्रॉम ऑप्टिक्स। और बाकी जो फर्स्ट बुक है जैसे चल रहा था वैसे चलता रहेगा। तो अब ये सोचो, अब जब हम लोग दोनों बुक शुरू करेंगे तो फिर अगर हमारा पीछे का चैप्टर छूटा होगा तो फिर हम लोग कितने पीछे हो जाएंगे। तो जो बच्चों के भी चैप्टर्स छोटे हैं, लेक्चर छोटे हैं, वो पीछे कंप्लीट कर लो, ताकि जब लोग आगे बढ़े, थोड़ी स्पीड हम बढ़ाएं, थोड़े एक्सेलरेशन में हम आएँ, तो सारे बच्चे साथ चल सके, कोई पीछे छूटने ना पाए। रिज़ल्ट का फिक्र नहीं करना है, हमें अटेम्प्ट पर फोकस करना है कि हमारे अटेम्प्ट में कितना ऑनेस्टी है, कितना हार्ड वर्क है। रिज़ल्ट हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जो प्रोसेस है वो प्रोसेस हमारे हाथ में है। हमेशा तुमसे बात मैं कहता हूँ कि रिज़ल्ट पे फोकस नहीं करना है, फोकस किस पे करना है? प्रोसेस पर फोकस करना है। अगर तुम्हारा प्रोसेस सही है किसी भी काम को करने का, सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं है, ज़िंदगी में किसी भी काम को करने का अगर तुम्हारा प्रोसेस सही है तो तुमको रत्ती भर का फिक्र नहीं करना है कि रिज़ल्ट क्या होगा।
रिजल्ट की फिक्र वही करते हैं जिनके प्रोसेस में ऑनेस्टी नहीं होती है, हार्ड वर्क नहीं होता है, डेडिकेशन नहीं होता है। तो हमको प्रोसेस पे ही फोकस करना है, रिजल्ट विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, तो चलो इन्हीं सब बातों के साथ हम लोग शुरू करते हैं अपना थर्ड चैप्टर का लेक्चर नंबर 1। और थर्ड लेक्चर इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। बहुत शानदार चैप्टर है, थोड़ा लेंदी चैप्टर है, टॉपिक्स बहुत ढेर सारे हैं और न्यूमेरिकल्स बहुत आएंगे। कॉन्सेप्चुअल तो पूरा फिजिक्स ही कॉन्सेप्ट से भरा पड़ा है, उसमें भी ये चैप्टर हाईली कॉन्सेप्चुअल है। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक इस थर्ड चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर का फर्स्ट टॉपिक ये रहा हमारे सामने, थर्मल वेलोसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसकी बात पहले करते हैं, बात यहीं से शुरू होती है। इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मेशन कैसे होता है वो पूरा मैकेनिज़्म तुमको समझाऊंगा कि ये कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो करती है, क्या उसका पूरा प्रक्रिया है, क्या उसका पूरा मैकेनिज़्म है, जिसके लिए हमें दो चीज़ों पर पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा। एक थर्मल वेलोसिटी और दूसरी होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या होती है बस समझते हैं। सबसे पहले इन वेलोसिटी का चक्कर छोड़ो, जो कह रहा हूँ बता रहा हूँ उसको बस समझो। सबसे पहले हमें इस चैप्टर में कंडक्टर्स के बारे में खूब डिटेल में पढ़ना है। तो कंडक्टर्स क्या होता है, कंडक्टर्स का जो बेसिक डेफिनेशन है हम सब जानते हैं, बहुत छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। ऐसे मटेरियल्स, सब्सटेंस, ऐसे पदार्थ, हिंदी में क्या हो तो, जिससे इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो सकता है, जैसे विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है, जैसे करंट, इलेक्ट्रिक करंट बह सकती है, फ्लो होती है, उनको हम कहते हैं कंडक्टर्स। ठीक है, ये एक जनरल से डेफिनेशन है जो सारे बच्चों को पता होती है कि जिस सब्सटेंस से, मटेरियल से इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो पॉसिबल है, विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है, वो हमारा क्या होता है, कंडक्टर्स, चालक। बिल्कुल सही डेफिनेशन है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही बात है। बट थोड़ा हमको और टू द पॉइंट होकर के बात करना होगा कि कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है तो क्यों होता है, क्या वजह होती है कि उसमें होता है। तो होता यह है कि एक चीज़ का हम लोग जिक्र करेंगे इस चैप्टर में और उस चीज़ का नाम है बच्चों फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हो मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, किसी भी एटम में जो सबसे बाहर के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, न्यूक्लियस से बहुत दूर, ये इलेक्ट्रॉन्स जो एकदम बाहर के शेल में, कक्षा में होते हैं, ये न्यूक्लियस के साथ बहुत लूजली बाउंड होते हैं। मतलब इनका जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस के साथ बहुत कम होता है, बहुत कम। और ये कभी कभी इतना कम हो जाता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स इस एटम को छोड़ करके बाहर आ जाते हैं या बाहर जस्ट आने वाले होते हैं, अगर थोड़ा सा एनर्जी कहीं से मिल जाए तो ये जो बेहद लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो फ्री हैं या ऑलमोस्ट फ्री होने वाले हैं, अगर थोड़ी सी एनर्जी मिल जाए बस ये बाहर निकल जाएंगे तुरंत, या ऑलरेडी निकल चुके हैं। तो इन इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो कि एटम से बाहर निकलने वाले हैं जस्ट, या निकल चुके तो और भी अच्छी बात है, लूजली बाउंड होने चाहिए और न्यूक्लियस से इनका जो अट्रैक्शन है वो बेहद कम होना चाहिए। तो इन इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं बच्चों फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इनकी नंबर, इनकी संख्या ही डिसाइड करती है कि गिवन सब्सटेंस में करंट का फ्लो होगा कि नहीं होगा, या होगा तो बहुत ज़्यादा होगा कि कम होगा। इन्हीं की संख्या डिसाइड करती है। तो जो कंडक्टर्स होते हैं, चालक जिसको हिंदी में कहते हो, उनमें इन इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, मतलब पूरा भरा पड़ा होता है, एक समंदर होता है फ्री इलेक्ट्रॉन का किसी कंडक्टर के अंदर। एक औसतन बात किया जाए, एक एवरेज स्तर पर अगर मैं बात करूं, तो एक सामान्य कंडक्टर में, एक जनरल कंडक्टर में, जैसे लगभग एक फिगर में तुमको कहूँ कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं एक नॉर्मल से कंडक्टर में, तो 10⁻27 से लेकर के 10⁻28 फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। एकांक आयतन में इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक
नॉर्मल कंडक्टर में तुमको मिल जाएंगे। ये बहुत ज़्यादा संख्या है, अवोगाड्रो संख्या से भी ज़्यादा बड़ा है ये नंबर। अवोगाड्रो नंबर में 10⁻23 आता है, याद करो। यहाँ 27-28 के आसपास मामला चल रहा है। तो इतनी जब ज़्यादा वैल्यू किसी सब्सटेंस में, मटेरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की हो जाती है तो वो अपने आप सब्सटेंस एक कंडक्टर चालक की तरह व्यवहार करना शुरू कर देता है और बस बैटरी लगाने की देरी है, सरपट दौड़ते हुए तुम्हें इलेक्ट्रिक करंट मिलेगी। तो इनकी संख्या का अच्छा खासा होना बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ को एक कंडक्टर होने के लिए। तो याद रखना, एक रफ फिगर है कि एक नॉर्मल कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या लगभग इसके आसपास होती है। अब इनका क्या बिहेवियर होता है कंडक्टर में, उसको हमको समझना होगा अच्छे से। दो चीज़ें होती हैं, एक थर्मल वेलोसिटी और दूसरी होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। समझते हैं क्या होता है। जैसे मान लो मैंने एक किसी कंडक्टर का छोटा सा टुकड़ा लिया, जैसे कॉपर का तार ले लिया, कॉपर वायर का छोटा सा टुकड़ा, एक स्पेसिमेन, ठीक है। अब इस छोटे से सैंपल में भी, इस छोटे से कॉपर के टुकड़े में भी बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, ट्रिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन की बात कह रहा हूँ। तो कंडक्टर में इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर तुम थोड़ा सा छोटा सा टुकड़ा भी लोगे तो उसमें बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स छोटे छोटे जगह तुमको मिलेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यही सबसे बड़ी खास बात है इस प्रकार के सब्सटेंस की। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स करते क्या है, ये कंडक्टर जो लिया मैंने, इसमें कोई बैटरी वगैरह मैंने अप्लाई नहीं किया है, ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, ना कोई बैटरी, ना कोई डीसी, ना कोई एसी, कुछ भी नहीं। एक रॉ कंडक्टर का टुकड़ा, सीधा सा एक तार का टुकड़ा। अब इस तार के छोटे से टुकड़े में मैंने कहा इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होंगे और सब के सब इलेक्ट्रॉन्स फ्री भी हैं। तो फ्री हैं तो फ्री जैसा काम भी तो करना चाहिए, क्यों बंधन में काम करेंगे, तब काहे का फ्री, अगर बंधन में काम ही करना है तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस छोटे से टुकड़े के अंदर, ये सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडम डायरेक्शन में इस चालक के अंदर ऊपर नीचे दाएं बाएं आड़े तिरछे दिशाओं में कुछ इस टाइप से मूव करते हुए तुमको नज़र आएंगे, लाइक दैट, ठीक है। कुछ इस तरीके से इन इलेक्ट्रॉन्स का मोशन तुमको कंडक्टर के अंदर देखने को मिलेगा। जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं ये तार के अंदर, कंडक्टर के अंदर जो एटम्स होंगे, आयंस होंगे, इनसे टकराते भी रहेंगे। उससे टकराएगा, फिर उससे टकराएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, कोई इनका परफेक्ट मोशन नहीं होगा। जो जहाँ से टकराया, टकरा के वहीं से मुड़ गया, जैसे नॉर्मल होता है। क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ रैंडम मोशन है ये, एकदम इर्रेगुलर, अनियमित गति जिसको बोलते हो, वही यहाँ पे होगी। तो ये इलेक्ट्रॉन्स का मोमेंट तो है, अच्छा खासा मोमेंट है। इस मोमेंट को हम लोग थर्मल मोशन कहते हैं। इस मोमेंट को हम लोग इलेक्ट्रॉन का थर्मल मोशन कहते हैं। और इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी होती है, इस वेलोसिटी को हम कहते हैं थर्मल वेलोसिटी, ठीक है। और रूम टेम्परेचर पर थर्मल वेलोसिटी की वैल्यू लगभग 10⁵ या 10⁴ से 10⁵ कह सकते हो, मीटर पर सेकेंड के आसपास होती है, ठीक है। तो थर्मल वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो तो बहुत ज़्यादा है, 10⁴, 10⁵ बहुत अच्छी खासी वैल्यू है स्पीड की, समझ रहे हो, बहुत हाई स्पीड है। लेकिन स्पीड की वैल्यू ज़्यादा होने से बात नहीं बनती है। बहुत ज़्यादा स्पीड है लेकिन किसी काम की नहीं है, क्योंकि मोशन रैंडम है, दाएं बाएं ऊपर नीचे आड़ा तिरछा जिसको जहाँ मिला चल दिया। एक अलाइनमेंट नहीं है, एक परफेक्ट मूवमेंट नहीं है। तो होगा क्या कि अगर मैं यहाँ पे कोई छोटा सा क्रॉस सेक्शन लेता हूँ, अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा एरिया ले लूँ, क्रॉस सेक्शन ले लूँ, या हिंदी में कहो तो अनुप्रस्थ परिच्छेद ले लूँ, तो इस एरिया को, ये जो एरिया देख रहे हो तुमने, इस एरिया को एक गिवन टाइम में
जितने इलेक्ट्रॉन लेफ़्ट टू राइट क्रॉस करेंगे ऑलमोस्ट उतने इलेक्ट्रॉन राइट टू लेफ़्ट भी क्रॉस करेंगे। जितने उधर से आएंगे उतने इधर से भी जाएंगे। तो जो नेट क्रॉसिंग है वो बेटा हो जाएगा 0। चार्ज यहाँ से ही फ्लो कर रहा है, चार्ज यहाँ से ही फ्लो कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट तो है, लेकिन मूवमेंट इतना रैंडम है, इतना अनियमित है कि इस मूवमेंट का कोई रिजल्ट निकल के नहीं आएगा, कोई अच्छा परिणाम नहीं मिलेगा। तुम बस खूब एनर्जी अपने अंदर रखे हो, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे खूब तुम्हारे पास एनर्जी है, तो तुम्हारे पास ज्ञान है, कैपेबिलिटी है, खूब तुम्हारे पास पोटेंशियल है, कूट कूट कर भगवान ने तुम्हारे अंदर टैलेंट तुमको भर के दिया है, अच्छा खासा टैलेंट है खूब, मगर तुम उसका सही तरीके से यूज़ नहीं कर रहे। कभी ये काम कर रहे उसको छोड़ दिया, फिर वो काम कर रहे वो भी छोड़ दिया, फिर तीसरा काम पकड़ा वो भी छोड़ दिया। तो अपनी एनर्जी को तुम 10 जगह लगा रहे तो तुमको वो सक्सेसफुल नहीं मिलेगा। लाख तुम्हारे अंदर पोटेंशियल हो, टैलेंट हो, स्टेमिना हो, कैपेबिलिटी हो, लेकिन जब सारे पोटेंशियल को तुम कलेक्ट करके जितना तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है, कैपेबिलिटी है, टैलेंट है, क्षमता है, उसको मिलाकर तुम अगर एक टारगेट रख करके उसमें लग जाओगे तो फिर देखो रिजल्ट क्या मिलता है। और अगर सब दिशाओं में भागो कि ये भी कर लें वो भी कर लें तो फिर रिजल्ट कुछ नहीं मिलेगा। डायरेक्शन तुम्हारे बढ़ने का बहुत ज़रूरी है। तुम जिंदगी में कितना तेज़ चलते हो, बिलीव करो रत्ती भर का फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क पड़ता है तुम किस दिशा में चल रहे हो और रेगुलर चल रहे हो कि नहीं, कंसिस्टेंसी कितनी तुम्हारे मोशन में, ये डिपेंड करता है। ऐसे अगर रैंडमली मूव करोगे तो फिर तुम्हारे अंदर कुछ भी टैलेंट हो कुछ नहीं मिलेगा। तो वही काम यहाँ भी होगा। मोशन इतना रैंडम है, इस कदर अनियमित दिशाओं में गति है कि इस मोशन का रिजल्ट कुछ भी निकल के नहीं आएगा और इलेक्ट्रिक करंट विल बी 0। तो इस वेलोसिटी को बोलते हैं थर्मल वेलोसिटी, हिंदी में क्या है तो ऊष्मीय वेग, थर्मल वेलोसिटी। तो इससे हमें कोई करंट वरेंट नहीं मिलती है। अब हमने क्या किया कि देखा कि इलेक्ट्रॉन तो भरे पड़े हैं, इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी भी है, चार्ज तो उनके पास सही है, मूव करने की क्षमता भी है क्योंकि फ्री है तो मूव भी कर सकते हैं। बस प्रॉब्लम है उनको सही दिशा दिखाने की। अगर सही सभी के सब जो दाएं बाएं आड़े तिरछे दिशाओं में चल रहे हैं, अगर सभी मिल करके एक सही दिशा को पकड़ ले तो हमें उससे कितना बढ़िया रिजल्ट मिल सकता है। तो हमें सिर्फ दिशा दिखानी है। जैसे तुम्हारे अंदर बहुत टैलेंट है तो मुझे बस क्या करना है, उसको उस पोटेंशियल को अनलॉक करना है, उसको खोलना है, तुमको बताना है कि इस पोटेंशियल को यहाँ पे लगाओ और फिर बाकी काम तुम्हारा हो जाएगा। तो कुछ ऐसे ही देखा कि इसमें एनर्जी तो बहुत है और फ्री है तो मूव करना तो इनका मतलब इनका प्रॉपर्टी है मूव करना, लेकिन डायरेक्शन इनका गड़बड़ हो जा रहा है। तो हमने क्या किया कि इस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको कंट्रोल करने की बात सोची। अभी तो फ्री है, जिसका जहाँ मन किया निकल लिया। हम इसे कंट्रोल करके चलने की बात करते हैं कि इन्हें कंट्रोल कर लिया जाए कि हम जैसे चाहें वैसे चलें। तो फिर थोड़ा सा हमें इनके कंट्रोल्ड मोशन से, इनके रेगुलर मोशन से क्या फ़ायदा होगा देख सकते हैं। अब ये कंट्रोल कैसे किया जाए इनके मोशन को, तो इनके मोशन को कंट्रोल करने के लिए हमने क्या किया कि इनके दोनों एंड के बीच में, फॉर एग्जांपल इनके दोनों एंड के बीच में हमने एक बैटरी कनेक्ट कर दिया, जैसा कि फिगर में देख रहे हो। फाइन, एक बैटरी कनेक्ट कर दिया। बैटरी जैसे ही कनेक्ट करोगे, बैटरी क्या करेगा, दोनों एंड के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर देगा। अगर मैं नाम दे दूं कि ये P एंड है, ये Q एंड है, तो जैसे ही तो बैटरी जोड़ोगे P वाला एंड हाई पोटेंशियल पे आ जाएगा और Q वाला एंड लो पोटेंशियल पे आ गया। मतलब दोनों एंड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करना शुरू कर देगा। और जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, इसके दोनों एंड के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी जिसका डायरेक्शन हाई पोटेंशियल वाले एंड से
लो पोटेंशियल वाले एंड की तरफ होगा। और इसकी वैल्यू कितनी होगी? अगर बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V है और कंडक्टर की लेंथ अगर L है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इसकी जो मैग्नीट्यूड होगी उसकी वैल्यू जो होगी वो V/L होगी। वही फॉर्मूला डेल्टा V/डेल्टा R जो हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे। तो V/L इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। ठीक है, याद रखना, बहुत जगह इस फॉर्मूले को हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, बेसिक सा फॉर्मूला है मगर ध्यान होना चाहिए। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने जनरेट कर दी विद द हेल्प ऑफ बैटरी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो अगर ये चार्ज पार्टिकल अंदर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगाता है, जिस फोर्स का फॉर्मूला हम लोग फर्स्ट चैप्टर में बहुत बार पढ़ चुके हैं, F = Q × E। ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से जो अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं जो फ्री हैं उन सभी इलेक्ट्रॉन्स पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स अप्लाई करेगा। और चूँकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज पर ये फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के बेटा अपोजिट दिशा में होता है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन P से Q की तरफ है तो ये सारे के सारे फोर्स इलेक्ट्रॉन पे कहाँ लगेंगे? Q से P की तरफ। तो होगा क्या कि जो इलेक्ट्रॉन्स पहले रैंडमली मूव कर रहे थे, दाएं बाएं ऊपर नीचे जिसको जहाँ मिल गया मूव कर लिया, अब ऐसा नहीं होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड सबके कान पकड़ पकड़ के सबको सीधा कर देगा। किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वो इसके अगेंस्ट जाने का कोशिश करेगा भी तो वो जा नहीं पाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सफिशिएंटली लार्ज कर दिया जाए तो किसी की हिम्मत नहीं होगी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट निकल जाए। तो सभी के सभी इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रिक फोर्स के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में एक रेगुलर वे में मूव करना शुरू कर देंगे। कुछ ऐसा फिगर दिखाई देगा, लाइक दैट। फिगर को समझना, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो पहले एरो का दिशा तुम रैंडम देख रहे थे, आड़े तिरछे दिशा में दिखा रहा था, ऊपर नीचे दाएं बाएं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, लेफ्ट राइट, वो चीज़ अब ख़त्म हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन्स के मोशन में एक रेगुलरिटी देखने को मिलेगी। तो ये जो एरो तुम देख रहे हो, ये एरो हर एक इलेक्ट्रॉन के मोशन को रिप्रेजेंट करता है कि वो मोशन किस डायरेक्शन में होगा। मोर लेस एग्जैक्टली ऐसा न भी हो तो हम लोग इफ़ेक्टिवली ऐसा मान सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा सा इस कदर मूव कर रहे हैं। तो दोनों फिगर में जो डिफरेंस है वही पूरे पिक्चर को साफ कर देता है कि एक्चुअली होता क्या है बैटरी के बिना और बैटरी के साथ। तो जैसे ही मैंने बैटरी अप्लाई किया, इलेक्ट्रॉन्स रैंडम डायरेक्शन को छोड़ करके इस फोर्स के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू कर दिए। मजबूरी है, किसी की हिम्मत नहीं कि वो उल्टा निकल जाए। तो अब इनके मोशन में रेगुलरिटी आ गई, जो रैंडमनेस था, जो अनियमितता थी, वो ख़त्म हो गई। अब इनकी गति में एक नियमितता आ गई, एक रेगुलरिटी हो गई, सब अलाइंड होकर के मूव कर रहे हैं। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि अगर मैं यहाँ पर एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन एरिया काट लूँ कुछ इस तरीके से, अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन एरिया काट लूँ तो इस क्रॉस सेक्शन को केवल एक ही साइड से इलेक्ट्रॉन क्रॉस करेंगे, सिर्फ इस साइड से क्रॉस करेंगे। इस साइड से क्रॉस लगभग ना के बराबर होगा। तो एक ही साइड से क्रॉस करेंगे तो चार्ज का फ्लो एक साइड से हुआ, और जैसे ही चार्ज का फ्लो एक साइड से शुरू होगा, एक रेगुलर वे में चार्ज का फ्लो स्टार्ट होगा, कॉन्टीन्यूसली चार्ज का फ्लो शुरू हो जाएगा, तभी इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मेशन होगा। तो इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन्स के रेगुलर मोशन से एक रिजल्ट निकल करके आएगा, और वो रिजल्ट किस रूप में आएगा? इलेक्ट्रिक करंट। तो ये रेगुलर मोशन है, इसका हमको एक सुखद परिणाम मिलेगा, एक रिजल्ट निकल के सामने आएगा, और रिजल्ट किस रूप में आएगा? इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में आएगा। और ये चार्ज पार्टिकल्स अगर यू मूव करेंगे, नेगेटिव चार्ज है, तो कन्वेंशनली हम इलेक्ट्रिक करंट इस डायरेक्शन में मान के चलते हैं। और इस कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, इनके मोशन को हम कहते हैं ड्रिफ्टिंग, कि इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में ड्रिफ्ट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अभी ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है बात करेंगे इसकी।
और इनकी जो वेलोसिटी होती है, इस कंडीशन में इनकी वेलोसिटी को हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसको हिंदी में कहते हो अनुगमन वेग। अगर जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं उनके लिए मैं लिख दूं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग, अनुगमन वेग। और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू रूम टेम्परेचर पर अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻⁴ टू 10⁻⁻5 मीटर पर सेकेंड के आसपास इन जनरल होती है, जो कि थर्मल वेलोसिटी से बेहद कम है, बहुत कम है। देख लो, तो थर्मल वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होते हुए भी कोई रिजल्ट नहीं देती है, लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो कि बहुत कम है वो फिर भी हमें एक रिजल्ट देती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ स्पीड ज़्यादा है मगर वो दिशाहीन है, डायरेक्शन का उसमें कोई सेंस नहीं है। ये मोशन बहुत स्लो है लेकिन इसमें एक परफेक्ट डायरेक्शन है, एक अलाइनमेंट है, एक नियमितता है, एक रेगुलरिटी है। बस इतना सही काम इस बैटरी का होता है। कहने को इतना सा मगर वही सब कुछ है। और इस कंडीशन में देयर विल बी करंट। तो ये कहानी होती है एक कंडक्टर के अंदर थर्मल वेलोसिटी, जिसको हिंदी में कहते हो ऊष्मीय वेग, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसको हिंदी में कहते हो अनुगमन वेग। ये इन दोनों की स्टोरी है, कौन कैसे जनरेट होता है और किसका क्या इफेक्ट होता है। अब इसमें कुछ छोटे छोटे डेफिनेशन है कि ड्रिफ्टिंग क्या होती है, ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है। ये छोटी छोटी बात हम लोग कर लेते हैं। कुछ रिलेशन भी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। एक चीज़ को भूल गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन भी हम लोग यहाँ से पता कर सकते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो वैल्यू होती है उसको हम लोग कुछ इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, E/m इंटू टाउ। बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो यहाँ पे क्या लगाना होगा मुझको, माइनस। ठीक है। Vd क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। स्मॉल e इलेक्ट्रॉन का चार्ज है तक ना, कैपिटल E ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, देख रहे हो। टाउ को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग भी। टाउ इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं शांति काल या रिलैक्सेशन टाइम। और m होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। और ये नेगेटिव साइड तो साइन तो क्लियर है क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड P से Q होगा तो ड्रिफ्टिंग किधर होगा, Q से P किधर। तो चूँकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए यहाँ नेगेटिव लगाया गया। वेक्टर साइन नहीं लगाऊंगा तो नेगेटिव भी नहीं लगाऊंगा। तो फिर से बता दूँ, स्मॉल e एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, कैपिटल E इज इलेक्ट्रिक फील्ड, m इज मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन एंड टाउ इज रिलैक्सेशन टाइम। अब ये टाउ क्या होता है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, ड्रिफ्टिंग क्या होती है, इसको हम लोग अलग से समझ लेते हैं। बट पहले इसमें जो तुम्हारा मन करे कॉपी करने का उसे कर लो, फिर आगे बातचीत करते हैं जल्दी। अब बच्चों थोड़ा सा ये रिलैक्सेशन टाइम के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। रिलैक्सेशन टाइम या शांति काल क्या होता है, और ये ड्रिफ्टिंग जो हम लोग नाम ले रहे हैं इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, क्या कहानी है। देखो, तो सपोज दैट मैंने कंडक्टर लिया, पूरा फिगर समझ लो कैसे क्या प्रोसेस होगा। अब यहाँ पे एक बात और समझ लो, एक कंडक्टर लिया, एक बैटरी अप्लाई कर दिया। बैटरी अप्लाई करने से क्या होगा, दोनों एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा और पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इन चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगाएगा। इन चार्ज पार्टिकल का मतलब बेसिकली फ्री इलेक्ट्रॉन की बात होती है। यहाँ पर पे जो कंडक्शन होता है फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से प्राइमरीली होता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा, ये वाला फोर्स। डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट मैं इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा हूँ। एक इलेक्ट्रॉन को कंसिडर करते हैं, सबकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो एक इलेक्ट्रॉन के साथ होगा वही सबके साथ होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन के पूरे प्रोसेस को देख लिया जाए कि यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको कितनी तकलीफ़ें सहनी पड़ेंगी, क्या क्या सफ़र करना पड़ेगा इस सफ़र के दौरान,
जो एक इलेक्ट्रॉन के लिए होगा वही सबके लिए होगा। तो ये एक इलेक्ट्रॉन को मैंने पकड़ लिया, इस इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रिक फील्ड ने इतना फोर्स लगाया और फोर्स लगा के भेजा, जाओ। चल दिया वो इलेक्ट्रॉन, चल तो दिया, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन चलेगा तो उसके रास्ते में बड़े बड़े एटम्स मिलेंगे, आयंस मिलेंगे, जिनसे टकरा करके उस इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ना होता है। इलेक्ट्रॉन का जर्नी कंडक्टर के अंदर इतना आसान नहीं होता, इलेक्ट्रॉन को बहुत संघर्ष करना पड़ता है, तब जा कर के हमें इलेक्ट्रिक करंट मिलती है। इलेक्ट्रॉन की लाइफ बहुत मुश्किल होती है, हमें जितना ईजिली करंट मिल जाता है, इलेक्ट्रॉन से पूछो उसके लिए कितनी पापड़ बेलने पड़ते हैं बेचारे को, कितनी मार खानी पड़ती है उसको, तब जाके इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मेशन होता है। देखो कैसे होता है। ये इलेक्ट्रॉन पे फोर्स तो लग गया, चल दिया इलेक्ट्रॉन, फोर्स में है तो जाहिर सी बात है, फोर्स मिला है तो फोर्स से एक्सेलरेशन भी मिलेगा, तुरंत मिलेगा। एक्सेलरेशन से स्पीड बढ़ेगी और तेज़ी से भागेगा वो आगे की तरफ। जैसे ही वो आगे की तरफ भागेगा, रास्ते में क्या मिलेंगे उसको, एटम्स। चलो एटम नंबर में कुछ नाम देता हूँ। एटम नंबर ये 1, ये 2, ये 3, 4 एंड सो ऑन। तो ये सबसे पहली बार एटम नंबर 1 के पास पहुँचा और इसका एटम नंबर 1 से क्या हुआ, सीधा कोलिजन हुआ। ठीक है, बहुत ध्यान से बात को समझना और कोशिश करना कि इसको हम लोग दिमाग में फिगर इमेजिन भी करें कि इलेक्ट्रॉन को इमेजिन कर लो कि इलेक्ट्रॉन है, ये बड़ा सा एटम है, टकरा रहा है, पूरा फिगर क्लियर हो जाएगा। तो अब ये इलेक्ट्रॉन इस फोर्स से एक्सेलरेशन प्राप्त किया, वेलोसिटी प्राप्त किया, एनर्जी प्राप्त किया, चल निकला एटम की तरफ। चलेगा, जैसे ही रास्ते में एटम मिलेगा, एटम बहुत बड़ा एटम है, कहाँ ये छोटा सा इलेक्ट्रॉन, कहाँ ये बड़ा सा एटम। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इस एटम से टकराएगा तो ये कुछ ऐसी बात होगी कि बहुत बड़े से चट्टान से कोई छोटा सा कंकड़ जाकर के टकरा रहा हो। तो ऐसे इमेजिन करो क्या होगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इस एटम से जाकर के टक्कर मारेगा तो ये इलेक्ट्रॉन का, इस एटम का तो कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, उसका बहुत ज़्यादा मास है इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इस एटम को टक्कर मारेगा तो इस एटम का तो कोई खास नहीं बिगड़ेगा, वो इलेक्ट्रॉन उससे टक्कर खा के वहीं पे क्या होगा, रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। बात समझ रही है, जैसी रास्ते में एटम आया स्टॉप हो गया, रुक गया, टक्कर खा के रुक गया। लेकिन रुक गया फिर उठेगा, क्योंकि बैटरी लगी हुई, बैटरी स्टिल देयर, बैटरी लगी हुई है, इलेक्ट्रॉन पर फोर्स फिर लगेगा, एक मोमेंट के लिए मरा हुआ इलेक्ट्रॉन फिर जिंदा हो जाएगा, फिर वो चलेगा और टकराएगा दूसरे वाले एटम से, फिर रुक जाएगा, फिर उठेगा, फिर चलेगा, जाएगा टकराएगा तीसरे वाले से, फिर रुक जाएगा, फिर उठेगा, फिर टकराएगा, फिर चलेगा, फिर उठेगा, फिर टकराएगा, फिर चलेगा, फिर रुकेगा। ये प्रक्रिया अनवरत चलती चलेगी। तो इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली मूव नहीं करता, ये मूव किया, रुका, मूव किया, फिर रुका, फिर मूव किया, फिर रुका, फिर मूव किया, फिर रुका। तो बीच बीच में एटम्स के साथ इसका इंट्रैक्शन होता है, कोलिजन होता है, जिसकी वजह से ये मोमेंटरी रुक रुक के चलता है, कॉन्टिन्यूस नहीं मूव करता। इसी रुक रुक के चलने के वजह से हम लोग इसके लिए क्या बोलते हैं, ड्रिफ्टिंग। ड्रिफ्टिंग का मतलब होता है रुक रुक के चलना। तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, क्योंकि ये चला, एटम से टकराया, फिर रुका, फिर टकराया, फिर रुका, फिर टकराया, फिर रुका, और चलता चलेगा, क्योंकि बैटरी है। हाँ, बैटरी अगर हटा लोगे फिर रुक जाएगा। तो जो कि बैटरी इज़ कॉन्टिन्यूसली देयर, बैटरी लगातार लगी हुई है, तो इलेक्ट्रॉन अगर रुक भी जाएगा तो फिर उठ खड़ा होगा, और उसको कौन उठाकर खड़ा करेगा, यही उसका माई बाप है। यही उसका माई बाप है जो इलेक्ट्रॉन को कहेगा नहीं, तुम अगर गिरोगे भी तो मैं तुमको उठाऊंगा। फिर उठाएगा, फिर ऊर्जा देगा, कहे भागो, फिर गिरोगे, फिर मैं उठाऊंगा, तुम पहले भागते रहो। तो यही बैटरी की जो एनर्जी है वो कॉन्टीन्यूसली इलेक्ट्रॉन को मिलती रहेगी और वो अनवरत चलता चलेगा और हमें इलेक्ट्रिक करंट के रूप में सब कुछ प्राप्त होता रहेगा। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है और इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मेशन होता है। टक्कर खाते हुए इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ता है, लगातार नहीं बढ़ सकता।
इसीलिए इसके लिए वर्ड क्या यूज़ करते हैं, ड्रिफ्टिंग। ठीक है। और दो जो सक्सेसिव कोलिजन है, जैसे फर्स्ट और 2 के बीच, 2 और 3 के बीच, 3 और 4 के बीच, जो सक्सेसिव कोलिजन है, सक्सेसिव का मतलब होता है, हिंदी में कहा जाए, जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं, क्रमागत, मतलब एक के बाद जस्ट अगला वाला, बैक टू बैक। तो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो टाइम होता है, इसी टाइम को हम क्या बोलते हैं, शांतिकाल, रिलैक्सेशन टाइम। दो बैक टू बैक कोलिजन है, एक कोलिजन किया, उसके बाद अगला कोलिजन, उसके बाद अगला कोलिजन। तो जो दो सक्सेसिव कोलिजन है उनके बीच एक टाइम इंटरवल होता है, एक छोटा सा समय अंतराल होता है। उस छोटे से समय अंतराल को, टाइम इंटरवल को ही हम क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम, हिंदी में कहते हो शांतिकाल। और रूम टेम्परेचर पर ऐसा लोगों का कहना है कि इसकी जो वैल्यू होती है 10⁻⁻14 सेकेंड के आसपास होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं होती है। इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है, दिस टाउ अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻14 सेकेंड एट रूम टेम्परेचर। फाइन। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्टिंग। अब यहाँ पर पे एक बात तुमको मैं और समझा दूँ कि आगे हम लोग चीज़ पढ़ेंगे, हीटिंग इफेक्ट्स। अच्छा, इसकी बात बाद में करते हैं। इससे हम लोग एक बहुत चर्चा करते हैं हम लोग, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। ये क्या होता है जानते हो सभी हो, मगर इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, इसके पीछे क्या फिजिक्स है, रेजिस्टेंस का क्या सिग्निफिकेंस है, कहाँ से आता है। रेजिस्टेंस का लिटरल मीनिंग क्या होता है, रुकावट, रोकना, कुछ रुकावट पैदा करना, इस रेजिस्टेंस। ठीक है। अब तुम ये सोचो कि जो कोलिजन हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स, ये हमारे लिए अच्छा या ख़राब है इन जनरल। अब अच्छा खराब बस नहीं कह सकते हम लोग, बट इलेक्ट्रिक करंट मिलने के कॉन्टेक्स्ट में, इलेक्ट्रिक करंट मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू ये कोलिजन अच्छा नहीं है ना। क्योंकि कोलिजन के वजह से ही इलेक्ट्रॉन बार बार रुक रहा है, जस्ट लाइक स्पीड ब्रेकर। तुम एक रास्ते में जा रहे हो और लगातार स्पीड ब्रेकर मिल रहा है, तुम जैसे ही स्पीड बढ़ाना चाह रहे हो स्पीड ब्रेकर आ जा रहा है, फिर स्पीड कम हो जा रही है। तो जिस रास्ते में तुमको लगातार स्पीड ब्रेकर मिलेगा, तुम चाह करके भी अपनी स्पीड को बढ़ा नहीं पाओगे बार बार, जैसे ही बढ़ाना चाहा स्पीड ब्रेकर आ गया। तो ये जो कोलिजन है, ये एक किस्म का रुकावट ही तो है इलेक्ट्रॉन के रास्ते में। एंड जस्ट इमेजिन कि ये कोलिजन अगर ना होता तो कितना अच्छा होता। जस्ट इमेजिन कि ये कोलिजन अगर ना होता तो कितना शानदार माहौल होता। ये कोलिजन अगर ना होता तो तुमको बैटरी लगाने की, कॉन्टीन्यूस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अरे एक बार बैटरी को लगाया, इलेक्ट्रॉन को चला दिया और बैटरी को हटा लिया, और कोलिजन तो है नहीं, तो इलेक्ट्रॉन रुकेगा ही नहीं, चल दिया तो चलता रहेगा। तो अगर ये कोलिजन ना होता तो हमारी बहुत एनर्जी सेव हो जाती, बहुत ऊर्जा हम बचा सकते थे। भाई इलेक्ट्रॉन जो टकरा के रुक रहा है, उसको वापस उठाने में ऊर्जा खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कौन खर्च कर रहा है, बैटरी। अगर ये कोलिजन ना होता तो वही बैटरी की एनर्जी बचती कि नहीं बचती। तो एनर्जी खर्च करने के पॉइंट ऑफ व्यू बात करोगे तो ये कोलिजन सही नहीं है हमारे लिए। ना होता तो एनर्जी ज़्यादा सेव होती हमारी। हाँ, एक बार खर्च करनी पड़ती, एक बार खर्च करके इलेक्ट्रॉन को चला दो और बैटरी हटा लो, काम हो गया तुम्हारा। तो ये जो कोलिजन है वो इलेक्ट्रॉन को रोक रहा है, तुमसे एनर्जी खर्च करवा रहा है। तो इसी कोलिजन को हम कहते हैं रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। रेजिस्ट कर रहा है, रोक रहा है, इलेक्ट्रॉन को रोकने का काम कर रहा है, रेजिस्टेंस पैदा कर रहा है, प्रतिरोध उत्पन्न कर रहा है। तो इसी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस की फिजिकल सिग्निफिकेंस। रेजिस्टेंस सब चिल्लाते हैं, रेजिस्टेंस ये, रेजिस्टेंस वो, रेजिस्टेंस ये, मगर फिजिकल सिग्निफिकेंस कहाँ से आता है उसका, कोलिजन से आता है। यही कोलिजन ही चालक के प्रतिरोध को जन्म देता है, रेजिस्टेंस को प्रोड्यूस करते हैं। ये हो गया रेजिस्टेंस की बात। एक चीज़ और बात कर लेते हैं जिसके बारे में पढ़ेंगे लोग आगे भी, हीटिंग इफेक्ट्स।
हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब ये क्या होता है, अब इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया, अब इसी में बात हुआ तो बता दे रहा हूँ कि हीटिंग इफेक्ट्स क्या होती है। अब जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से चलेंगे तो एटम से बार बार टकरा रहा है और टकरा करके रुक जा रहा है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन एटम को टक्कर मारेगा ना, यहाँ से जब टक्कर इसको मारेगा जोर से, क्यों जोर से मारेगा भाई, फोर्स से। फोर्स से क्या मिलेगा, एक्सलेशन। इससे क्या मिलेगी, वेलोसिटी। वेलोसिटी से क्या मिलेगी, काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv²। ये हाफ mv² इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी लेकर के आगे बढ़ेगा और एटम से जैसे ही टकराएगा अपनी पूरी एनर्जी एटम को ट्रांसफ़र कर देगा। और ये एटम बेचारा लगातार, और एक इलेक्ट्रॉन से टक्कर नहीं होगी इसकी, ऐसे मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे और इस एटम को टक्कर मारते रहेंगे और बेचारा वो एटम टक्कर खाता रहेगा। हर कोलिजन में ये एटम इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी उसे क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब करता रहेगा। सोचो एक सेकंड में अरबों खरबों इलेक्ट्रॉन आएंगे और इसको एनर्जी दे करके चले जाएंगे, उसको नहीं चाहिए फिर भी दे के चले जाएंगे। तो लगातार एनर्जी को एब्जॉर्ब करते 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 क्या होगा, ये जो एटम बेचारा है, ऐसे वो नहीं, पूरे एटम जो हैं वो गर्म हो जाएंगे, उनका टेम्परेचर बढ़ जाएगा और देखते ही देखते तुम्हारा पूरा कंडक्टर गर्म हो जाएगा, एकदम पूरा हीटेड हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसीलिए किसी भी तार में जब इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है तो जनरली उसमें हीटिंग होती है, वो गर्म हो जाता है। इसी का यूज़ करके हम लोग इलेक्ट्रिक बल्ब बनाते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर बनाते हैं, कई तरीके से इस हीटिंग को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट में जो एनर्जी में लॉस हो रहा है बैटरी का, उसको हम एक तरीके से यूज़ भी कर सकते हैं जहाँ पे हमको उसको यूज़ करना है। तो इसको बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा वहाँ पे हीटिंग भी होगी, उष्मा भी उत्पन्न होगी। ठीक है, तो ये था पूरा कहानी, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मेशन कैसे होता है, इलेक्ट्रिक करंट कैसे मिलती है, इलेक्ट्रॉन कैसे चलते हैं, कोलिजन कैसे होता है, बैटरी का क्या इसमें रोल है, बैटरी लगातार क्यों हमें लगा होना चाहिए, नहीं लगा होगा तो क्या होगा। ये पूरी बातें तुमको समझ में आ गई हैं, तो तुमको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, तो जल्दी से इसे जो भी मन में है वो कॉपी कर लो। एक चीज़ और बात कर लेते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट का रिलेशन क्या होता है, और करंट डेंसिटी एक कंडक्टर में क्या होती है, इनकी बात भी अभी तुरंत कर लेते हैं जल्दी। चलो बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट डेंसिटी, इन तीनों में आपस में क्या रिलेशन होता है, ये चीज़ों चीज़ होती क्या है। जैसे मान लो एक कंडक्टर लिया मैंने और अपनी चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए, फॉर सिंप्लिसिटी इनफैक्ट हम जो कंडक्टर ले रहे हैं वो मान लो एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वाला कंडक्टर है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वाला एक कंडक्टर मैं ले लिया, ठीक है, और इसके अंदर मान लो ये एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन एरिया भी मैं कंसिडर कर लेता हूँ। ठीक है, दिस इज कुछ ऐसे, ठीक, ये छोटा सा क्रॉस सेक्शन एरिया जिसकी वैल्यू कितनी है ए, और बैटरी वैटरी लगी हुई है, वो सब बात ख़त्म हो गई है, उतना तो क्लियर हो गया। और इलेक्ट्रिक करंट इसमें इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ऐसे। ठीक, तो ये इलेक्ट्रिक करंट फाइंड कैसे करते हो, तो फाइंड करने का तरीका ये होता है कि मान लो इस क्रॉस सेक्शन से dq अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है इन टाइम dt, इस पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया से इतना चार्ज इतने टाइम में फ्लो कर रहा है। तो देयरफॉर इलेक्ट्रिक करंट को हम डिफाइन करते हैं I इज इक्वल टू dq/dt। ठीक है, या अगर फ्लो यूनिफॉर्म है तो I इज इक्वल टू q/t करके बात ख़त्म करते हैं। नहीं यूनिफॉर्म है तो अलग अलग टाइम पर करंट अलग अलग होगी, चार्ज का फ्लो यूनिफॉर्म नहीं है तो
तो I इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है dq/dt। अब इस इलेक्ट्रिक करंट में और इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी में एक बड़ा ही प्यारा रिलेशन होता है, दैट इज I इज इक्वल टू NEA इंटू VD। I इलेक्ट्रिक करंट है, N जो है याद रखना नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो भी पर यूनिट वॉल्यूम। इलेक्ट्रॉन के यूनिट वॉल्यूम में जितने फ्री इलेक्ट्रॉन है वो ही बताइए, या फिर समटाइम्स इसको हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कह करके पुकारेंगे। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व या फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो हमको दिया रहेगा मोलेस वरना फाइंड करना होगा। तो एन क्या होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ए क्रॉस सेक्शन ये है एंड वी डी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बड़ा ही काम का फॉर्मूला है, इससे क्वेश्चन बहुत बनेंगे, इससे क्वेश्चन बहुत हम लोग करेंगे भी, तो इस फॉर्मूले को याद रखना। अब करंट डेंसिटी क्या होती है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया तुम ए देख रहे हो, इस क्रॉस सेक्शन एरिया को कि नॉर्मल जितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है पर यूनिट एरिया, उसी को हम कहते हैं करंट डेंसिटी। इसके यूनिट एरिया से नॉर्मली जितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा वही करंट डेंसिटी कहलाता है। तो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला होता है करंट डेंसिटी, जिसको जे से डिनोट करते हैं, इज टोटल इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग अपॉन टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, किसी कंडक्टर के यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से उसके नॉर्मल डायरेक्शन में जितना इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा उसको ही हम कहते हैं उसका करंट डेंसिटी। और एक बात का विशेष ध्यान रखना कि करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है भाई, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, और इसका जो डायरेक्शन होता है, इसका डायरेक्शन एलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड कह सकते हो या एलोंग द इलेक्ट्रिक करंट कह सकते हो, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, करंट डेंसिटी का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में होता है या इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन, दोनों में से कोई भी को सेम बात है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रिक करंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी। कुछ बेसिक छोटे छोटे फॉर्मूले हैं जो हमको ध्यान रखना है, जो हमें क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त हमें यूज़ करने होंगे। ठीक, तो आज की क्लास हम लोग यहाँ पे स्टॉप करेंगे, और आज हमने तुमको जो भी समझाया वो एक समझ सकते हो कि बेसिक था, एकदम फ्रॉम ज़ीरो। एक कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट पैदा होने का पूरा मैकेनिज़्म क्या होता है, क्या क्या उस दौरान होता है, वो पूरा बात तुमको मैं समझा दिया, बता दिया। इसको जितना अच्छे समझोगे उतना हमें आसानी होगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में और आगे पढ़ाई करने में, जो आगे टॉपिक्स हमारे आने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग, इस चैप्टर को शुरू करेंगे, तो बात होगी ओम्स लॉ की। ओम्स लॉ से हमारी कहानी फिर आगे बढ़ेगी। और जैसा मैंने कहा कि साथ साथ सेकंड बुक शुरू करेंगे, तो उसमें ऑप्टिक्स भी हम लोग साथ साथ चलेंगे। तो ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रिक करंट ये दोनों हमारे साथ साथ अब चलेंगे। विद इन 1 और 2 डेज ऑप्टिक्स के क्लास आना शुरू हो जाएंगे। तब तक जो शुरुआत में मैंने कहा था, पीछे लेक्चर्स अगर छोटे हैं तो उसे कंप्लीट कर लो, जो डाउट्स है उसे क्लियर करो, जो बैकलॉग्स है उसे पूरा करो, प्रैक्टिस बचा है प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं फिर से प्रैक्टिस करो, डाउट्स में है कुछ बातें उसको कमेंट बॉक्स में बताओ। ये सब चीज़ें करोगे तो ही बात बनेगी, वरना फिर मैंने कहा था एग्ज़ाम टफ नहीं है, बस भीड़ बहुत ज़्यादा है। तुमको बस कुछ लोगों से बेहतर होना है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, मगर बेहतर होने के लिए उससे तुमको ज़्यादा मेहनत करनी होगी, तभी तो बेहतर बनोगे ना। कैसे बेहतर बनोगे, किसी एक से बेहतर बन तो तुम्हारा काम हो जाएगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग, और तब तक इसको अच्छे से कंप्लीट करो। आज की क्लास में कोई भी डाउट्स किसी भी तरीके से हो, कॉन्सेप्ट में कहीं भी दिक्कत हो, कमेंट बॉक्स में बताना, हम लोग उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के इतना ही। थैंक यू सो मच।